नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई देखिए, बिहार एसआई का रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है और डेली बेसिस पे आपको जो है होमवर्क मिलता है कि आपको क्या क्या पढ़ के आना है और उसके अगले दिन जो है आपका सेट मतलब जो आपका टेस्ट होता है। तो देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो आज दोस्तों देखेंगे तो ये जो आपका 29 तारीख है, ठीक है, 29 तारीख का ये आपका होमवर्क होने वाला है। जैसे आप देखेंगे तो करंट अफेयर में आपका मिला है पेज नंबर 41 से 45 तक आपको पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो पेज नंबर 111 से लेकर के 120 तक पढ़ना है। हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध आपको पढ़ना है। पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में देखेंगे तो आपको संविधान के स्रोत और संविधान की समितियां पढ़ना है, ठीक है। और जियोग्राफी में देखेंगे तो आप देखिए पठार भारत के मैदान आपको पढ़ना है। ये सब आपको देखिए जियोग्राफी में पढ़ना है। फिर से क्लियर करेंगे, देखिए जियोग्राफी में आपका पठार भारत के मैदान। अब स्टैटिक जीके में आके देखेंगे तो इसमें देखिए टाइगर रिजर्व आपको पढ़ना है। देखिए एक चीज़ आपसे बोलेंगे दोस्तों कि देखिए हम वीडियो जो बना रहे हैं बहुत अधिक मेहनत लग रहा है, क्योंकि देखिए अलग अलग बुक से लेना पड़ रहा है, अलग अलग हमको सेट से लेना पड़ रहा है। जो भी अगर नहीं मिल रहा है तो हमको जो है जो नोट्स होता है वहाँ से लेना पड़ रहा है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेहनत अधिक लग रहा है। अब मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको डीमोटिवेट फील होगा कि हाँ, जब हम उस चीज़ को मेहनत कर रहे हैं आप नहीं देख रहे हैं तो क्यों हम मेहनत करें। देखिए मेहनत हम सिर्फ आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। देखिए आप ये सब टॉपिक अगर पढ़ना जाएंगे तो पढ़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपको अलग अलग किताब ढूंढना पड़ेगा। ये सब आपको अलग अलग चीज़ों पढ़ना पड़ेगा। आपको हम एक ही जगह अगर एक ही वीडियो में लेकर के आ रहे हैं तो आपके लिए ही फायदा है। आप 2 से 4 बार चीज़ों को देखिए, फिर आप टेस्ट बनाइए, आपका स्कोर बढ़ेगा। वैसे भी आप देखिए एक नए तो स्टूडेंट है नहीं, आप पहले से पढ़े हुए हैं, आप चीज़ों को रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, तो आपको आसानी से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो वीडियो को देखा कीजिए, और नहीं देख पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम बंद करना पूरा बंद कर दें, क्योंकि देखिए मेहनत करने अगर आप उस मेहनत का फल नहीं देंगे तो फिर क्यों मेहनत करें हम। तो चलिए आप कमेंट करके अपना राय दीजिएगा। वैसे तो हम आप सभी लोग के लिए मेहनत कर ही रहे हैं, यहाँ तक वीडियो लेकर के आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कंटिन्यू बेसिस पे लेके आ रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अनुसार हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करके आगे देखते हैं क्या हमारा पहले हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर से 41 से 45 तक जो है इसको हम शुरू करते हैं। चलिए आगे देखेंगे, ये आपका पेज नंबर 41 से आपको दोस्तों शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 41 से 45 तक देखेंगे हम। पहला हमारा हम बोल रहा है कि मुख्य बिंदु जो इसके पीछे वाला था, आगे से हम देखेंगे मुख्य बिंदु से। महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 18 दिसंबर 1979 में 79 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो 3 सितंबर 1981 को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में लागू हुआ है। इसे महिलाओं के अधिकारों के एक अंतर्राष्ट्रीय विधेयक के रूप में जो है दोस्तों ये आपका वर्णित जो है किया जाता है। इसके जो है इसमें एक प्रस्ताव 7 भाग तथा या फिर एवं 30 अनुच्छेद शामिल हैं। इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर सहमति द्वारा जो है की जाती है, यानी समिति द्वारा की जाती है। इस संविधान का उल्लंघन करने पर किसी भी पक्षकार देश के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। चीन फिलीपींस विवाद, दूसरा थॉमस सोल और दक्षिण चीन सागर विवाद। हाल ही में फिलीपींस ने दावा किया है कि दूसरे थॉमस सोल के पास चीन के तटरक्षक जहाज़ों ने उसकी नावों के साथ जो है टकराव किया है। दूसरा थॉमस सोल, यह एक आंसू बूंद के आकार का एटोल यानी प्रवाल द्वीप है, जिसकी उत्तर दक्षिण में लंबाई 11 समुद्री मील है और यह मूंगा चट्टान से घिरा हुआ है। फिलीपींस ने पहली बार 1990 के दशक के अंत में इस पर कब्जा किया था। इसे फिलीपींस में आयुंगिन और चीन में रेनाई रिप के नाम से दोस्तों ये आपका जाना जाता है। यह क्षेत्र विश्व के सबसे व्यस्ततम व्यापारिक रास्तों में से एक है। फिलीपींस ने इसके डूबे हुए BRP सियरा माद्रे जहाज पर एक चौकी स्थापित किया है। फिलीपींस का दावा है कि यह तट जो है उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर स्थित है। वही चीन ऐतिहासिक और विवादास्पद 9 लाइन के आधार पर द्वितीय थॉमस सोल सहित दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर जो है संप्रभुता का दावा करता है। आगे देखेंगे क्या है विवाद। देखिए चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग 80% हिस्से पर अपना दावा करता आया है। वर्ष 1947 में चीन ने पहली बार 11 लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर पर अपना जो है दावा पेश किया था। 9 लाइन
लाइन 9 9 चिन्हों की एक वक्राकार रेखा है, जिसके अंतर्गत दक्षिण चीन सागर का लगभग जो है 90% क्षेत्र जो है सम्मिलित हो जाता है। वर्ष 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के बाद टोकिंग की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर कर नाइल डैश लाइन को जो है अस्तित्व में लाया गया है। आगे हमारा है कि इसके बाद 1958 में जारी चीन की घोषणा पत्र में भी नाइल डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों का अपना जो है दावा किया गया है। चीन के मानचित्र पर बनी 9 डैश लाइन के अंतर्गत आने वाले जलीय क्षेत्रों को ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई व मलेशिया के जलीय क्षेत्र जो है ओवरलैप करते हैं। वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण ने 9 डैश लाइन को विधिक रूप से अपराधहीन घोषित कर दिया, परंतु चीन ने इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया था। चीन इस क्षेत्र में लगातार कृत्रिम द्वीपों का जो निर्माण कर रहा है। इसके बाद कई एशियाई देशों ने चीन के इस कदम से असहमति जताई। तब से ही इस क्षेत्र पर जो है विवाद कायम है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस को भारत का समर्थन। देखिए, हाल ही में दक्षिण चीन सागर पर चीन के साथ विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने फिलीपींस द्वारा अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में फिलीपींस की दृढ़ता से समर्थन किया है। और वर्ष 2024 में फिलीपींस और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। यह सफर दोनों देशों के बीच एक परिवर्तनकारी साझेदारी का प्रतीक है। ब्रिटेन और बांग्लादेश में नस्लीय हिंसा। देखिए, ब्रिटेन में बसना लोगों का सपना हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन की ड्रीम सिटीज अब दंगा सिटी बन गई है। कुछ कट्टरपंथी जमातों की वजह से ताकतवर ब्रिटेन की प्रतिष्ठा खाक में मिल गई है। एक नहीं दो नहीं, बल्कि ब्रिटेन के कई शहर दंगों की आग में झुलसे हैं। राजधानी लंदन से लेकर के है आपका टेक्सटाइल कैपिटल मैनचेस्टर को दंगाइयों ने आग के हवाले जो है कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन के साउथपोर्ट में 3 बच्चियों की हत्या के बाद जो है अप्रवासियों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ है। साउथपोर्ट स्थित डांस वर्कशॉप में एक सिरफिरे चाकूबाज ने 3 बच्चियों की चाकू घोंपकर जो है हत्या कर दी, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी है। आरोपी ताकुबाना पर ही इन 3 बच्चियों की हत्या का आरोप लगाया गया है। 3 वर्षीय एलिस डेसिल्वा अगुइयर, 7 वर्षीय एलसी डॉट स्टैनकॉम्ब और 6 वर्षीय बेबे किंग की हत्या के लिए हत्या का आरोप है। इसके अलावा उस पर जो है हत्या के प्रयास के जो है 10 मामले भी दर्ज हैं। ब्रिटेन में 3 छोटी बच्चियों की मौत के बाद फैली एक अफवाह ने हिंसा की आग में पेट्रोल डाल दिया है। वहां सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई है कि संदिग्ध चाकूबाज आरोपी एक मुस्लिम युवक है। इसके बाद ब्रिटेन में स्थानीय अंग्रेज और अप्रवासी इस्लामिक कट्टरपंथियों के बीच झड़प जो है शुरू हो गई है। जबकि वहीं बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और ढाका छोड़कर भारत जो है पहुंच गई हैं। अर्थशास्त्री से राजनेता बने यूनुस को आंतरिक सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। मालूम हो कि यूनुस को माइको लैंडिंग पर उनके अग्रणी कार्य के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित भी किया गया है। उच्च समुद्र संधि समुद्री जैव विविधता संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्री जैव विविधता संरक्षण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक स्तर पर इस संधि को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से पूरे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता जो है समझौता है। समझौता के लिए जो है समझौता के रूप में दोस्तों ये आपका जाना जाता है। क्या है उच्च समुद्र? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उच्च समुद्र को उन महासागरीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक समुद्र या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं होते हैं। महासागरों का लगभग 64% हिस्सा उच्च समुद्र माना जाता है। उच्च समुद्र एवं उससे जुड़े संसाधनों पर किसी भी देश का प्रत्यक्ष स्वामित्व या विनियमन नहीं होता है। तिब्बत समाधान अधिनियम। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया है, जिसे तिब्बत समाधान अधिनियम नाम दिया जाता है या फिर दिया गया है। इसका उद्देश्य बिना किसी पूर्व शर्त के शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार तिब्बत चीन विवाद का जो है शांतिपूर्ण समाधान करना है।
तिब्बत समाधान अधिनियम 2024 के बारे में देखेंगे। इस अधिनियम को जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कांग्रेस द्वारा जो है पारित किया गया है। यह तिब्बती नीति अधिनियम 2002 तथा तिब्बती नीति एवं समर्थन अधिनियम 2020 के बाद तिब्बत के संबंध में अमेरिकी सरकार का तीसरा उल्लेखनीय अधिनियम है। इसका उद्देश्य तिब्बत पर अमेरिका को स्थिति को मजबूत करने तथा चीन पर दलाई लामा के साथ वार्ता पुनः शुरू करने के लिए जो है आपका दबाव डालता है। इस अधिनियम का उद्देश्य तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन को बढ़ाना तथा अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों को चीनी सरकार द्वारा तिब्बत के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का सक्रिय रूप से मुकाबला करने के लिए जो है सशक्त जो है बनाना है। 2 भारतवंशी महिलाएं व्हाइट हाउस फेलो नामित। अमेरिका में 2 भारतीय अमेरिकी महिलाओं बोस्टन से पद्मिनी पिल्लई और न्यूयॉर्क से नलिनी टाटा को हाल ही में 2024 से 25 के सत्र के लिए जो है व्हाइट हाउस फेलो जो है नामित किया गया है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए पूरे अमेरिका में से केवल 15 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चुना गया। ये फेलो 1 साल तक है ना, ये फेलो जो है 1 साल तक व्हाइट हाउस के वरिष्ठ कर्मचारियों, कैबिनेट सचिवों और दूसरे शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काम करेंगे। पद्मिनी पिल्लई एक इम्यूनो इंजीनियर हैं जो प्रतिरक्षा विज्ञान में खोज एवं जैव सामग्री डिजाइन में प्रगति के बीच की खाई को पाटने का काम करती हैं ताकि मानव रोगों के उपचार में मदद मिल सके। वही नलिनी टाटा न्यूरोसर्जरी रेजिडेंट हैं। वे टाटा न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन वेल कार्नल मेडिकल सेंटर मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में कार्यरत हैं। वहां लेवल 1 ट्रामा सेंटर और विश्व प्रसिद्ध कैंसर संस्थान के बीच आपातकालीन और वैकल्पिक न्यूरोसर्जरी स्थितियों के स्पेक्ट्रम का इलाज करने में मदद करती हैं। भारत मालदीव संबंध। देखिए, भारत और मालदीव ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार भुगतान करने पर सहमति जताई है। साथ ही मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू करने का निर्णय भी लिया है। भारत यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता में मुद्रा की अदला बदली समेत 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये 5 समझौता क्या है देखेंगे। थे मुद्राओं के आदान प्रदान पर सहमति, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय व मालदीव के पोलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच प्रशिक्षण हो जाएगा। CBI व मालदीव के एंटी करप्शन कमीशन मिलकर करेंगे काम। नेशनल जुडिशियल एकेडमी और मालदीव के जुडिशियल कमीशन के बीच समझौते का नवीकरण हो जाएगा। खेलों में सहयोग को लेकर भी सहमति। अगला है कि शुभारंभ। देखिए, मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च और हनीमादू हवाई अड्डे में नए रनवे का उद्घाटन। भारत की मदद से बने 700 घरों का वितरण। अगला है घोषणाएं। भारत मालदीव समग्र आर्थिक और समुद्री सुरक्षा भागीदारी दृष्टिकोण को अपनाने पर सहमति है। भारत सरकार द्वारा बिना शुल्क के मालदीव के तटरक्षक जहाज हुरावे की मरम्मत किया जाएगा। आगे हमारा के दोनों देशों का आयात निर्यात। देखिए, भारत मालदीव को खाद्य पदार्थों जैसे चावल, गेहूं, चीनी, आलू, मसाले समेत पेट्रोलियम पदार्थ, ग्रेनाइड बेचता है। वहीं मालदीव से कलपुर्जे, रबर, प्लास्टिक, लेदर उत्पाद, कांच और पत्थर के साथ कुछ विशेष खाद्य मंगवाता है। आगे देखेंगे हम, यहाँ पे आप इसका फिगर देख सकते हैं। आप आराम से इसको वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब। देखिए, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब पर अंतर सरकारी सहयोग को मजबूत करने के लिए 2017 में हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मनी द्वारा दक्षता हब की स्थापना का प्रस्ताव जो है रखा गया था। इसके बाद इसकी स्थापना वर्ष 2020 में ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में किया गया है। इसकी अध्यक्षता जो है वर्तमान में यूरोपीय आयोग के डॉक्टर ट्यूडर कॉन्स्टेंटी ने लिखा गया है नेसुकू द्वारा जो है की जा रही है। इसका सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पेरिस में स्थित है। वर्तमान में इसमें जो है 16 सदस्य देश शामिल हैं। आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रूस, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और USA आपका हो जाएगा। भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता 2024।
1 अक्टूबर 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और फ्रांस के राष्ट्रपति कूटनीतिक सलाहकार इमैनुएल बोनो ने पेरिस में इस रणनीतिक वार्ता का नेतृत्व किया है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा एवं अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाना तथा उभरते अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य पर अंतर्दृष्टि साझा करना है। चर्चा के प्रमुख विषय क्या हैं, जैसे राफेल समुद्री लड़ाकू विमान की खरीदारी, स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीद, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दृष्टिकोण यानी विशेष रूप से यूक्रेन में। पृष्ठभूमि देखेंगे तो भारत फ्रांस के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना 1947 में हुआ था। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत जो है 1998 में हस्ताक्षरित समझौते के द्वारा हुआ है। INS तबर ने 2 से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास के 22वें संस्करण में जो है आपका भाग लिया था। ग्लोब ई नेटवर्क, देखिए 26 सितंबर 2024 को ग्लोब ई नेटवर्क के बीजिंग में आयोजित 5वें अधिवेशन के दौरान भारत को 15 सदस्यीय ग्लोब ई संचालन समिति का जो है सदस्य चुना गया है। ग्लोब ई नेटवर्क के बारे में क्या है, देखिए ग्लोब ई नेटवर्क एक वैश्विक मंच है जो भ्रष्टाचार और सीमा पर वित्तीय अपराधों के मामलों का पता लगाने, जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ग्लोब ई नेटवर्क द्वारा 20 में G20 देशों द्वारा समर्थित एक पहल थी। इसका पूरा नाम भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों का वैश्विक परिचालन नेटवर्क है। इसे आधिकारिक तौर पर 3 जून 2021 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में जो है आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान जो है आपका लॉन्च किया गया है। कार्य की बात करते हैं तो ग्लोब ई नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर की एजेंसियों सर्वोत्तम भ्रष्टाचार रोधी प्रथाओं और आपराधिक खुफिया जानकारी साझा करती हैं, रणनीतियाँ विकसित करती हैं और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए साझा उद्देश्य में सहयोग करती हैं। वर्तमान सदस्य की बात करते हैं तो 121 सदस्य देशों और 219 सदस्य जो है आपके प्राधिकरण हैं। अगला है कि एशिया पावर इंडेक्स। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, जो इसके बढ़ते भू राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। यह उपलब्धि भारत की गतिशील वृद्धि, युवा आबादी एवं विस्तारित अर्थव्यवस्था से प्रेरित है। इस इंडेक्स में अमेरिका को प्रथम स्थान पर और चीन को द्वितीय स्थान पर रखा गया है। ये दोनों देश सुपर पावर यानी महाशक्ति श्रेणी में वर्गीकृत हैं। भारत एक रैंक के सुधार के साथ तीसरे स्थान पर है, जापान चौथे और ऑस्ट्रेलिया जो है 5वें स्थान पर है। रूस 6ठे स्थान पर है और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान 16वें स्थान पर है। ये सभी देश जो है मिडिल पावर यानी माध्यम शक्ति श्रेणी में वर्गीकृत हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, पपुआ न्यू गिनी को माइनर पावर यानी छोटी शक्ति श्रेणी में जो है वर्गीकृत किया गया है। पपुआ न्यू गिनी अंतिम जो है 27वें स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स के बारे में क्या है, देखिए एशिया पावर इंडेक्स को लोवी इंस्टीट्यूट ने वर्ष 2018 में लॉन्च किया है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति गतिशीलता का एक वार्षिक माप है। यह एशिया प्रशांत के 27 देशों का मूल्यांकन करता है और बाह्य वातावरण को आकार देने तथा प्रतिक्रिया देने की इनकी जो शक्ति का जो है क्षमता की जो है जांच करता है। अगला यूएन समिट ऑफ फ्यूचर, यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर। देखिए सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन में अपना संबोधन किया है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार वैश्विक शांति एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है। समिट ऑफ द फ्यूचर के बारे में, समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 में संयुक्त राष्ट्र के 79वें वार्षिक महासभा बैठक के दौरान आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है तथा गरीबी एवं जलवायु संकट जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंक में सुधार पर विशेष जो है जोर देता है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से भविष्य के लिए एक कार्रवाई उन्मुख समझौता प्रदान करना है। विदेशों से भारत को वापस की गई भारतीय कलाकृतियाँ। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में लाओस, थाईलैंड, न्यूजीलैंड और जापान के नेताओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले तोहफे दिए हैं। इन उल्लेखनीय उपहार में महाराष्ट्र के मानिक से सजी राजसी चांदी के लैप की एक जोड़ी, मीना तामचीनी के काम वाली पीतल की बुद्ध प्रतिमा, सादेली बॉक्स में एक पाटन पटोला स्कार्फ, कदम्ब की लकड़ी से बना बुद्ध का सिर जैसी भारत के कलात्मक और शिल्प कौशल के नमूने शामिल हैं। पीपल की बुद्ध प्रतिमा, देखिए पीएम मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सियोलिथ को मीना यानी तामचीनी के काम वाली एक पीपल
पीतल की बुद्ध प्रतिमा भेंट की है। यह दक्षिण भारतीय शिल्पकला का एक जो है उत्कृष्ट नमूना है। थोड़ा सा देखिए फास्ट पढ़े ताकि आपको कम समय में आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है कंटेंट मिल पाए, क्योंकि देखिए लंबा वीडियो बनाएंगे तो 2 घंटा 4 घंटा बन जाए तो कोई मतलब नहीं है। कम समय में अधिक चीज़ों को देखिए ताकि आपको याद भी हो, आपका समय भी बचे। जिसकी उत्पत्ति जो है तमिलनाडु से हुई है। राष्ट्रपति की पत्नी नाली सिसोउलिथ के लिए मोदी ने सादेली बॉक्स में एक पाटन पटोला स्कार्फ बतौर तोहफा दिया है। इस स्कार्फ को गुजरात के पाटन में सालवी परिवार ने तैयार किया है। अपने जीवंत रंगों और जटिल डिजाइन के लिए जाना जाने वाला एक दुपट्टा भारत की प्राचीन रेशम परंपराओं का एक जो है कालातीत प्रतिबंधित है। चांदी की मोर मूर्ति। देखिए मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को पश्चिम बंगाल में तैयार शानदार नक्काशी वाली चांदी की मोर मूर्ति भेंट की है। यह शिल्पकला पारंपरिक धातु कला की पहचान है, जिसमें सटीक विवरण और सांस्कृतिक प्रतीकवाद का संयोजन है। इस क्षेत्र की कलात्मक विरासत को दर्शाता है। इस मूर्ति में एक राजसी मोर है जो भारतीय संस्कृति में सुंदरता, शान और गौरव का प्रतीक है। यह मोर संतुलित मुद्रा में चित्रित किया गया है। आगे के चांदी के लैंप। देखिए पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन को महाराष्ट्र के माणिक से सजे राजसी चांदी के लैंप की एक जोड़ी भेंट की है। झालर वर्क और कीमती पत्थरों से बना यह चांदी का दिया भारतीय शिल्प कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है। चांदी के दियों की एक जोड़ी भारतीय कारीगरों को बेजोड़ शिल्प कौशल को दर्शाती है। 92.5% चांदी से बने ये दिए कोल्हापुर की चांदी की कलात्मक की कलातीत सुंदरता के प्रमाण हैं। लकड़ी की मेज। देखिए मोदी ने थाई प्रधानमंत्री को पदभार ग्रहण करने की बधाई देते हुए लद्दाख में बनी एक कम ऊंचाई वाली लकड़ी की मेज भेंट किया है। वही सिनावात्रा ने भी मोदी को उनके ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए आपका शुभकामनाएं दिया है। अमेरिका ने 297 प्राचीन कलाकृतियां भारत को लौटाई। जिसे प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने 297 प्राचीन कलाकृतियां भारत को लौटाई, जिन्हें तस्करी करके देश से बाहर ले जाया गया था। इसमें करीब 4000 साल पुरानी एक मानव आकृति भी शामिल है। तांबे से निर्मित यह कृति उत्तर भारत की मानी जा रही है। भारत को लौटाए 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के पुरावशेषों से ज़्यादातर पूर्वी भारत की टेराकोटा कलाकृतियां हैं। अन्य वस्तुएं पत्थर, धातु, लकड़ी का हाथी दांत से निर्मित है ना, दांत से निर्मित और देश के विभिन्न भागों से संबंधित है। अगला कि विल मिंगटन में द्विपक्षीय बैठक के दौरान बाइडन ने प्रतीकात्मक तौर पर पीएम मोदी को कुछ चुनिंदा वस्तुएं सौंपी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि पुरावशेष न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि भारतीय सभ्यता व चेतना का आंतरिक आधार भी है। सांस्कृतिक संपदा की वापसी भारत अमेरिका की सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है। आखिरी पेज है आपका भारत यूएई के मध्य ऊर्जा सहयोग पर समझौता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात किया है और समग्र रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा भी किया है। दोनों देशों के मध्य जिन 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है उनमें अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच दीर्घकालिक LNG आपूर्ति के लिए समझौता और ADNOC व इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच एक और समझौता शामिल है। अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी और भारत परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड कंपनी ने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रखरखाव के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फूड पार्क होगा स्थापित। चौथा समझौता भारत ऊर्जा और ADNOC के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए उत्पादन रियायत का हुआ है। भारत में फूड पार्क स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी PJSC के बीच एक अलग समझौता हुआ है। बीते वर्षों में ऐसे मजबूत हुए दोनों देशों से संबंध
देखिए 85 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ 2022-23 में। इसके चलते दोनों देश के एक दूसरे के शीर्ष व्यापारिक समझौते में से हैं। 2022-23 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में यूएई भारत में शीर्ष 4 निवेशकों में से एक है। लगभग 3.5 मिलियन मजबूत और जीवंत भारतीय समुदाय यूएई में सबसे बड़ा जो आपका प्रवासी समूह बनाता है। G20 की भारतीय अध्यक्षता में यूएई को विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया है। 1 जनवरी को भारत के सहयोग में यूएई ब्रिक्स का भी सदस्य बन गया है। जिस पिछले कुछ वर्षों में भारत यूएई रक्षा सहयोग में भी नई गति देखी गई है। जनवरी 2024 में राजस्थान में पहला भारत यूएई द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन आयोजित दोस्तों किया गया है। ठीक है। चीन अफ्रीका सहयोग मंच, देखिए हाल ही में चीन द्वारा बीजिंग में चीन अफ्रीका सहयोग मंच शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण की मेजबानी किया गया है। चीन अफ्रीका सहयोग मंच के बारे में परिचय। चीन अफ्रीका सहयोग मंच पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑफ अफ्रीका के राज्य राष्ट्रों के बीच एक आधिकारिक मंच है। इसकी जो स्थापना है 10 अक्टूबर 2000 को किया गया है। सदस्य देश की बात करते हैं। वर्तमान में 53 अफ्रीकी देश, स्वातिनी देश सदस्य नहीं है इसमें। चलिए आगे हमारा है कि प्रतिनिधित्व प्रत्येक अफ्रीकी राज्य फैकोक में स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है और सभी गतिविधियां चीन व अफ्रीकी देशों के बीच द्विपक्षीय रूप से आपका कार्यान्वित की जाती है। 2020 के सम्मेलन के थीम आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय चीनी अफ्रीकी भाग्यशाली समुदाय का निर्माण करने के लिए हाथ मिलाना। ठीक है। अगला हमारा कि बांग्लादेश बना कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य। जुलाई 2024 में बांग्लादेश को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के 5वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। यह घोषणा मॉरिशस में वर्चुअली आयोजित हुई 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान किया गया है। 2024 में बैठक भारत प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह ने दिया है या फिर किया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के बारे में देखिए, समुद्री सुरक्षा से संबंधित इस क्षेत्रीय समूह का सचिवालय कोलंबो में स्थित है। इसके सदस्य देशों में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव व बांग्लादेश शामिल है। मॉरिशस 2022 में जो है इसका सदस्य बना है। विदित हो कि इसकी जो स्थापना है 2020 में भारत, श्रीलंका एवं मालदीव द्वारा समुद्री सहयोग पर त्रिपक्षीय बैठक के दायरे का विस्तार करने के साथ आपका हुआ है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सभी तटीय देशों से संबंधित क्षेत्रीय सहयोग और साझा सुरक्षा को रेखांकित करना है। आईसीसी द्वारा रूसी रक्षा नेताओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन से जुड़े कथित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए पूर्व रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सशस्त्र बलों के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ वलेरी गेरासिमोव के लिए गिरफ्तार वारंट जारी किया गया है। वारंट के अनुसार ये अपराध 10 अक्टूबर 2022 से 9 मार्च 2023 के बीच किया गया था। विदित हो कि 2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी इस युद्ध अपराध के लिए आईसीसी वारंट जारी किया गया था। अगला कि सर्गेई शोइगु और वालेरी गेरासिमोव के बारे में। सर्गेई शोइगु रूसी रक्षा मंत्री थे जिनके नेतृत्व में फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हुआ था। उन्हें पुतिन के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में जो है देखा जाता था, क्योंकि वे 12 वर्षों तक अपने पद पर रहे थे और ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें युद्ध प्रयासों का नेतृत्व जो है सौंपा गया था। वालेरी गेरासिमोव पुतिन और शोइगु के बाद गेरासिमोव को सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो है माना जाता था। वर्ष 2012 में उन्हें जो उप रक्षा मंत्री जो है बनाया गया है। तो यहीं पर हमारा समाप्त होता है। अगला हमारा सब्जेक्ट क्या है देखेंगे दोस्तों। जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, यानी अगला हमारा जो सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री से है। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा और आंग्ल सिख युद्ध देखेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक हम जो है एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गया कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से गुप्त जो है समझौता कर रहा है। आप देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध जो है 1790 ईस्वी से 1972 ईस्वी के दौरान हुआ। इस युद्ध में एक तरफ जो है टीपू सुल्तान की सेना थी। अब यहाँ पे देखिए सेना थी, वही दूसरी तरफ देखेंगे तो अंग्रेजों की सेना थी। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की मदद मराठा जो है पेशवा और हैदराबाद का जो निजाम जो दोस्तों कर रहा था। इस युद्ध में देखेंगे तो अंग्रेजों की जीत हुई और इस युद्ध की समाप्ति जो है 1792 ईस्वी है ना, 1792 ईस्वी में जो है आप देखेंगे तो
यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक लग रहा है दोस्तों, आपका श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुआ था, है ना, यहाँ पर टाइप मिस्टेक लग रहा है, 1772 लिखा गया है। चलिए आगे देखेंगे हम। इस समय देखेंगे तो इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस थे। कार्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद कहा कि मैं अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए ये जो आपका युद्ध 1799 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इस युद्ध के दौरान देखेंगे तो टीपू सुल्तान जो है मारा गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने बोडियार वंश के अल्पायु शासक जो है कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर 1799 ईस्वी में सहायक संधि पर जो है हस्ताक्षर करवा लिया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 1799 ईस्वी में सहायक संधि के तहत मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। नोट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से सहायता की मांग किया था। आगे देखेंगे आपका पंजाब में सिख धर्म और सिख राज्य, देखिए इसको पढ़ेंगे हम। देखिए बोला कि सिख धर्म की जो स्थापना है गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक का जन्म की बात करते हैं 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के ननकाना या तलवंडी में हुआ था। इनके पिता जो है मेहता कालूराम, माता जो है तृप्ता देवी, पत्नी की बात करते हैं तो सुलक्ष्मी देवी। इनका जो संबंध की बात करते हैं खत्रिय जाति से था। गुरु नानक को ज्ञान प्राप्ति जो 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर पूरे भारत का भ्रमण किया। साथ ही गुरु नानक ने संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत भी किया था। संगत का अर्थ निःशुल्क धर्मशाला होता था तथा पंगत का जो अर्थ होता है लंगर अर्थात निःशुल्क भोजनालय होता था। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। गुरु नानक का उत्तराधिकारी उनका प्रिय शिष्य गुरु अंगद बना, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। गुरु अंगद का मूल नाम देखेंगे तो लहाना था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया तथा लंगर व्यवस्था का जो है अस्थायी रूप जो है प्रदान किया। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी तथा सिख धर्म के जो है तीसरे गुरु जो है गुरु अमरदास बने। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति जो है लवन पद्धति का जो है प्रचलन किया। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति का जो है लवन पद्धति का प्रचलन भी किया था। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारत के अलग अलग शहरों में 22 गद्दी की स्थापना किया तथा प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति किया था। अमरदास के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर पंजाब के गोविंदवाल जाकर अमरदास से मुलाकात किया। अमरदास के आग्रह पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गांव जो है दान में दिया था। अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद्र ने अमरदास के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस कारण जो है अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य और दामाद गुरु रामदास को बनाया। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु हुए। 1574 से लेकर 81 तक जो है गुरु के पद पर रहे। उन्होंने 1577 ईस्वी में अमृतसर नामक शहर को बसाया। अमृतसर का पूर्व नाम देखेंगे तो आपका गुरु रामदासपुर था। ठीक है, गुरु रामदास भी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को बनाया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गुरु रामदास ने गुरु के पद को जो है पैतृक बनाया। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव हुए 1581 ईस्वी से 1606 के बीच में, जो कि जस धज अपने दरबार में उपस्थित होते थे, जिस कारण जो उन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता था उस टाइम। इन्होंने 1589 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और या फिर हर मंदिर का निर्माण किया। इन्होंने जो है 1604 ईस्वी में सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की जो है रचना किया था। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया और धन से मदद किया, जिस कारण जो है जहांगीर ने अर्जुन देव की जो है हत्या करवा दिया। तत्पश्चात सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद बने, जिनका शासनकाल 1606 से लेकर के 45 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अमृतसर का किला बंदी करवाया तथा अकाल तख्त यानी पूजा स्थल का निर्माण करवाया। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में ढाला। गुरु गोविंद का उत्तराधिकारी देखेंगे तो गुरु हर राय, जो 1645 से लेकर के 61 तक गुरु के पद पर रहे।
गुरु हर राय का जो शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिखों के साथ जो है अच्छा संबंध था। गुरु हर राय के उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो गुरु हरकिशन बना, जो 1661 से लेकर के 64 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के अभिषेक में बताया। अचानक चेचक नामक बीमारी के कारण जो है हरकिशन का जो है निधन हो गया। गुरु हरकिशन का जो उत्तराधिकारी था आपका गुरु तेग बहादुर बने। यह सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनका शासनकाल की बात करते हैं 1664 से लेकर के 75 ईस्वी तक रहा था। इसका मूल नाम देखेंगे तो त्यागमल था। इन्हें जो है बाकला दा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने अंग्रेजों औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को खुले तौर पर विरोध किया, जिस कारण जो है औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाकर काफ़ी प्रताड़ित किया तथा इनकी जो है हत्या करवा दी। अर्थात इनकी हत्या के लिए जो है औरंगजेब जो है जिम्मेदार था। गुरु तेग बहादुर ने ही नारा दिया था कि सर दाद सिर्रे ना दाद, अर्थात मैं अपना सर कटवा दिया लेकिन सिख धर्म का जो है रहस्य नहीं बताया। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना के साहिब में हुआ था। इनके पिता का नाम देखेंगे तो गुरु तेग बहादुर तथा माता जो है आपके गुजरी बाई थी। गुरु गोविंद सिंह ने पंचम कार की घोषणा करते हुए अपने अनुयायियों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा का अनुपालन जो है करने को कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को मानने वाले पुरुष अनुयायियों को अपने नाम के अंत में जो है सिंह लगाने का आदेश दिया। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ देखेंगे तो आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप में जो है गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक नाम से लिखा। इसके अलावा उन्होंने कृष्ण अवतार जैसे पुस्तकें की रचना भी किया था। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था। साथ ही साथ खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था, जिस कारण जो है उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। इसी क्रम में जो है गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच जो है कई युद्ध जो है हुए थे। नादौन का युद्ध, यह युद्ध जो है 1690 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में हुआ था। इसमें जो है गुरु गोविंद सिंह जीत गए थे। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध में देखें गुरु गोविंद सिंह जो है हार हुई। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में हुआ था और इस युद्ध में देखेंगे तो मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान जो है गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में जो है चिनवा दिया गया था। मकमौर का युद्ध, यह युद्ध जो है 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह दो अन्य पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह की हत्या करवा दी गई। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे जो मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा किया कि उनके निधन के बाद गुरु का पद जो है समाप्त हो जाएगा और गुरु के पद के स्थान पर नेता का पद आएगा। अगला हमारा है, बोला कि खिदडाना है ना, खिदडाना का युद्ध। यह युद्ध जो 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। पंच प्यारे, गुरु गोविंद सिंह के वैसे अनुयायी जो गुरु गोविंद सिंह के लिए प्राण तक त्यागने के लिए जो है तैयार हो गए थे, उसे जो है ही पंच प्यारे कहा गया है। इसके अंतर्गत जो है निम्न अनुयायी आते थे, जैसे दिल्ली का जाट धर्मदास, लाहौर का दयाराम खत्री और बिदर का नाई साहब चंद, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिम्बा, ठीक है, जगन्नाथ का हिम्मत वीवर। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया जो कि आपको जानना चाहिए। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय सिख धर्मगुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान के द्वारा जो है कर दिया गया था। उस समय मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह प्रथम था। गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु का पद जो है समाप्त हो गया और नेता का पद आया। नेता के पद पर जो है बंदा बहादुर उर्फ लक्ष्मण दास बैठे। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया क्योंकि उसे जो है लगा कि मुगल बादशाह ने ही गुरु गोविंद सिंह की जो है हत्या करवाई थी। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा की। उसी संघर्ष के दौरान जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम मारा गया। कालांतर में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। तत्पश्चात सिख धर्म का जो है उत्कर्ष रुक सा गया था।
जब दिल्ली पर विदेशी कारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण करने लगे तो मुगल बादशाह अपना पूरा ध्यान विदेशी आक्रमण पर लगाया। उसका लाभ जो है सिखों ने उठाया। फिर से सिख धर्म का जो है उत्कर्ष होने लगा था। सिख धर्म का उत्कर्ष देखेंगे तो कर्पूर सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। कपूर सिंह है ना, कर्पूर सिंह ने दल खालसा का जो है निर्माण किया था। दल खालसा सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए राखी प्रथा की शुरुआत किया, जिसके अंतर्गत सिख धर्म के लोगों से उनके फसल उत्पादन का 1/5 भाग जो है लिया जाता था। कपूर सिंह की बाद दल खालसा का जो नेतृत्व है जस्सा सिंह अहुलवालिया ने संभाला। इन्हीं के समय जो है सिख धर्म 12 मिसल में बट गया। मिसल का एक अरबी भाषा का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान होना। 12 मिसलों में सबसे प्रमुख मिसल जो है बनकर सुकरचकिया मिसल उभरा। इस मिसल के संस्थापक जो है चरत सिंह हुए। चरत सिंह के बाद जो इस मिसल के जो नेतृत्व है महासिंह ने किया। महासिंह के बाद इस मिसल का जो नेतृत्व है रंजीत सिंह ने किया था। रंजीत सिंह का जन्म जो 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। महासिंह का जो निधन 1792 ईस्वी में हुआ था। तत्पश्चात मात्र 12 वर्ष की अवस्था में रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल का जो है प्रमुख बन गया था। रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया तथा उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, जो कि कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन तथा वित्त मंत्री जो है आपका दीनानाथ था। रंजीत सिंह को सेना उस समय एशिया महादेश की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। साथ ही साथ रंजीत सिंह की सेना जो है यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित सेना थी। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया था। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जो है आपका अफगानिस्तान के शासक जमान शाह को दिया था। अफगानिस्तान के शासक जो है शाहू शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सौंपा। रंजीत सिंह अपने राज्य की सुरक्षा के मद्देनजर अंग्रेजों के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किया। अमृतसर की संधि के तहत सतलुज नदी को रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का सीमा निर्धारित किया गया और कहा कि सतलुज नदी से पूर्व रंजीत सिंह की सेना नहीं जाएगी और सतलुज नदी से पश्चिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना जो है नहीं जाएगी। इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से भाग देखेंगे तो चार्ल्स मेटकॉफ ने भाग लिया था। रंजीत सिंह ने कहा कि ईश्वर ने उनका एक आंख इसलिए ले लिया ताकि वे एक निगाह से सभी धर्म को जो है समान रूप से देख सकें। रंजीत सिंह का जो निधन 1839 ईस्वी में हो गया था। रंजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी था उसका बेटा खड़क सिंह बना। खड़क सिंह का जो उत्तराधिकारी उसका बेटा जो है नौनिहाल सिंह बना। नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी देखेंगे शेर सिंह जो रंजीत सिंह का बेटा था। शेर सिंह का जो उत्तराधिकारी बना दिलीप सिंह बना, जो दिलीप सिंह जो है रंजीत सिंह का ही बेटा था। पंजाब के सिख राज्य के जो अंतिम शासक थे आपका दिलीप सिंह हुए। दिलीप सिंह के समय में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से लेकर के 56 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था और इस युद्ध की जो समाप्ति है 1846 ईस्वी में लाहौर के संधि के तहत हुआ था। 1846 ईस्वी के जो है भैरोवाल की संधि हुई, जिसके तहत जो है दिलीप सिंह के राज्य में ब्रिटिश सेना रखे जाने का जो है प्रावधान दोस्तों किया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के दौरान हुआ। इस युद्ध को जो है तोपों की लड़ाई भी कही जाती है और इस युद्ध के दौरान जो है रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध इत्यादि हुआ। इस युद्ध में अंतिम तौर पर अंग्रेजों की जीत हुई और इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी हुए। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु जो है लंदन भेज दिया गया। दिलीप सिंह कुछ वर्षों के लिए ईसाई धर्म को अपनाया था। उनका निधन जो है भारत नहीं बल्कि पेरिस में हुआ था। तो हमारा यहाँ पर यह टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है उसको हम देखेंगे। दोस्तों जो हमारा जो है अगला सब्जेक्ट यानी हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है ये आपका पॉलिटी से होने वाला है। इसमें देखेंगे तो आपका संविधान का स्रोत और
संविधान की समितियां देखना है, ठीक है। तो संविधान का स्रोत और समितियां देख लेते हैं हम सभी लोग। ये टॉपिक हम देखेंगे दृष्टि क्विक बुक से देखेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान पर अन्य देशों, इसका कलर चेंज करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। देखिए भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण देख लेते हैं। जैसे आपका देश दिया गया है और अगला हमारा जो है प्रावधान, जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो आपका संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति और विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख, ठीक है। आगे हमारा है अमेरिका से देखेंगे तो आपका मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब जो लिया गया आपका कहाँ से, तो ये आप सब जो है अमेरिका से लिया गया है। अगला हमारा जो है कनाडा, एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति विभाजन, संघ एवं राज्य के बीच, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श है ना, परामर्शी न्यायालय निर्णय, ये आपका जो है कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड, देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया जो है आपका कनाडा यानी आयरलैंड से लिया गया है। अगला हमारा है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, ये सब देखेंगे तो आपका अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांस, देखिए फ्रांस देखेंगे तो आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया आपका फ्रांस से। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी यानी वाइमर संविधान, यानी जर्मनी से आप देखेंगे तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो है आपका जर्मनी से लिया गया है। जापान की बात करते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो आपका जापान से लिया गया है। अब आएंगे हम रूस यानी पूर्व सोवियत संघ, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सब जो देखेंगे तो आपका रूस से लिया गया है। अब कुछ नोट दिया गया जिससे आप यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से आपका जो है प्राप्त किया गया है। तो इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा है अगला ये टॉपिक देखेंगे तो ये आपका है संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित समितियां। तो समिति भी आपका टॉपिक है, इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर देखिए एक तरफ आपका बड़ी समिति है, वैसे तो ये सब टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, बट जो टॉपिक है उसको हम एक बार फिर से देखेंगे। देखिए आपका रिवीजन ही होगा अगर आप इसको दोबारा देखेंगे तो। बोल रहा है अगला हमारा जो है अध्यक्ष, जैसे संघ शक्ति समिति की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, संघीय संविधान समिति की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, प्रांतीय संविधान समिति की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, प्रारूप समिति की बात करते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है मूल अधिकार उप समिति, ये है JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करते हैं तो HC मुखर्जी आपके हो जाएंगे, और प्रक्रिया नियम समिति, ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। संचालन समिति की बात करते हैं, संचालन तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ देखिए कुछ छोटी समितियाँ भी दिया गया, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति GB मावलंकर, कार्य संचालन समिति की बात करते हैं डॉक्टर KM मुंशी, सदन समिति की बात करते हैं तो पट्टाभी सीतारमैया, और राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके हो जाएंगे। आगे अगर कुछ दिया गया तो उसको भी देख लेते हैं, आगे कुछ नहीं है तो ये बॉक्स जो है आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है आपका पॉलिटी का समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे टॉपिक। दोस्तों जो हमारा अगला सब्जेक्ट होने वाला है ये आपका जियोग्राफी से होने वाला है, और जियोग्राफी में देखेंगे तो आपका पठार और भारत के मैदान, ये आपको टॉपिक जो है देखना है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो टेस्ट बनाने में। ये आपका देखिए चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। देखिए इसमें दोस्तों देखेंगे तो भारत के जो पर्वत है इसको हम जो है देख चुके हैं, और आज हम देखेंगे पठार एवं मैदान देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। वैसे इसका जो मैंने ये चैप्टर का आधा चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया है, इसमें बचा है आपका सिर्फ पठार और मैदान बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं हम। तो इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखेंगे आगे हम। अगला हमारा है कि हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और महाबलेश्वर के बीच
भोरघाट दर्रा है जो मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है भीमा नदी के। जैसे आप यहाँ देखिए मुंबई आपका थाल घाट नासिक हो जाएगा और यहाँ पर भोरघाट देखेंगे तो आपका पुणे। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। देखिए पालघाट दर्रा केरल के पालघाट दर्रा केरल के कोच्चि को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। ये जो आपका दर्रा है नीलगिरी पहाड़ी और अनामालाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। सेनकोटा घाट दर्रा यह केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरै से आपस में जोड़ता है। यह दर्रा कार्डमम पहाड़ी और वरुसनाउ पहाड़ी के बीच में स्थित है। नोट: थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सेनकोटा घाट दर्रा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का दर्रा। दर्रा की बात करते हैं तो पर्वतीय भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले मार्ग को दर्रा कहते हैं। ठीक है, दर्रा जो है खास तौर पर पर्वतीय राज्यों में देखने को मिलता है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम इत्यादि। बात करेंगे तुजु दर्रा, यह मणिपुर में स्थित है। यह दर्रा जो है मणिपुर को म्यांमार से आपस में जोड़ता है। बोमाडीला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। अब देखेंगे दीफू दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से आपस में जोड़ता है। पांगसाउ दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यांगयाप दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान इसी दर्रे से होकर जो है चीनी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किया था। जेलेपला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। माना दर्रा यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना, नीति, लिपू देखिए आपका ये सब तीनों आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। नीति की बात करते हैं तो यह उत्तराखंड को तिब्बत से आपस में जोड़ता है और लिपुलेख की बात करते हैं तो यह भी आपका जो है उत्तराखंड को तिब्बत से ही जोड़ता है। अगला है कि मुलिंगला दर्रा यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहुल शहर को स्पीति से आपस में जोड़ता है। बारालाचा दर्रा यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के मनाली को लद्दाख के लेह से आपस में जोड़ता है। ट्री की बात करते हैं सराब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश। जोजिला की बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह दर्रा श्रीनगर को लेह से आपस में जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से आपस में जोड़ता है। बनिहाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से आपस में जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से आपस में जोड़ता है। काराकोरम और लानकला और देपसला, अघिल, चांगला, बारालाचा, खारदुंगला, पेंसिला इत्यादि दर्रा लद्दाख में स्थित है। ये सभी दर्रा लद्दाख को चीन से आपस में जोड़ता है। यह यानी इन सभी दर्रा में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है काराकोरम है। मरुस्थलीय यानी भारतीय मरुस्थल रेगिस्तान। देखिए भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल भी कहा जाता है। यह मरुस्थल सामान्यतः भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित भारतीय राज्य राजस्थान में विस्तृत है। इसका विस्तार जो है पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। इसे पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। यह एक गर्म प्राकृतिक मरुस्थल है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। विश्व के कुल क्षेत्रफल जो 1/5 भूभाग पर या 20% भूभाग पर मरुस्थल का विस्तार है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महादेश में स्थित है। यह भी एक गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। वैसा भूभाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वह भूभाग मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। भारतीय द्वीप को हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें द्वीपों की संख्या लगभग 572 है जिसमें बड़े द्वीप मात्र 7 हैं। बड़े द्वीप में 4 बड़ा द्वीप अंडमान में जबकि 3 बड़े द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उत्तरी अंडमान यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। इस द्वीप के पूर्वी भाग में नारकोंडम द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक जो कि 738 मीटर है इसी द्वीप पर स्थित है।
मध्य अंडमान, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप के पूर्वी भाग में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप स्थित है। दक्षिणी अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर इसी द्वीप पर स्थित है। सेलुलर जेल इसी द्वीप में स्थित है। ग्रेट निकोबार, देखिए यह भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसी द्वीप पर जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटियां जो है माउंट धूलीधर है ना, माउंट धूलियर 642 मीटर इसी द्वीप पर स्थित है। लैंडफॉल द्वीप, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में स्थित द्वीप है। निमूर द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, यानी द्वीप को लेकर के। अगला कि प्रीपेरिस द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस पर म्यांमार का अधिकार है। ग्रेट कोको द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस पर म्यांमार का अधिकार है। अगला कि टेरासा द्वीप, कोमोराटा द्वीप और नकोरी द्वीप, उसके बाद कटुचल द्वीप इत्यादि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। माजुली द्वीप, यह द्वीप असम में स्थित है। यह द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। यह द्वीप अपने जैव विविधता के प्रसिद्ध है, यानी के लिए प्रसिद्ध है। माजुली एक नदीय द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। हाल के दिनों में माजुली को असम के 33वें जिला का दर्जा दिया गया है। यह सबसे बड़ा नदी द्वीपीय जिला है। व्हीलर द्वीप, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे वर्तमान समय में APJ अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में ये आपका जाना जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है। पंबन द्वीप की बात करते हैं तो यह आदम ब्रिज या राम सेतु का ही एक भाग है। यह द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप पर जो है रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप या पंबन चैनल रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमिका से अलग करता है। कांचा तीबू द्वीप, इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच जो है आपका विवाद है। 30 दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों के नाम परिवर्तन जो है किया गया है। जैसे रॉस द्वीप की बात करते हैं तो आपका इसका नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नील द्वीप, इसका जो है नाम चेंज करके शहीद द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप, इसका नाम चेंज करके जो है स्वराज द्वीप किया गया है। नोट, ये तीनों द्वीप जो है अंडमान द्वीप के अंतर्गत आते हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप, देखिए लक्षद्वीप यह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या जो है 36 है, जिसमें मात्र जो है 60 द्वीप पर मानव निवास करता है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है, जो कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आपका आंटवोट है। लक्षद्वीप का आकार घोड़े के नाल जैसा जो है होता है। अगला है मिनिकॉय द्वीप, है ना। इसी द्वीप को लेकर भारत और मालदीव के बीच विवाद है। इस द्वीप पर भारत का अधिकार है। अगला है कि आलिया बेट और खालिया बेट द्वीप, यह द्वीप खंबात की खाड़ी में स्थित है। नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप जबकि ताप्ती नदी के मुहाने पर खालिया बेट द्वीप स्थित है। नोट, भारत का सबसे उत्तर में स्थित नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम में स्थित है। भारत की प्रमुख घाटी की बात करते हैं तो दो पहाड़ियों के बीच गहरे भाग को घाटी कहते हैं। घाटी सामान्यतः पर्वतीय राज्यों में मिलता है। घाटी का आकार सामान्यतः यू आकार का होता है। घाटियों से नदियां बहती हैं। खास तौर पर वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच घाटी देखने को मिलता है। राज्य और घाटी, जैसे लद्दाख की बात करते हैं तो गलवान घाटी, मरखा घाटी, सुरू घाटी और नुब्रा घाटी। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, पर्वती घाटी, किन्नौर घाटी, मालना घाटी और चंबा घाटी। उत्तराखंड की बात करते हैं तो दून घाटी, फूलों की घाटी, जोहर घाटी, नेलांग घाटी और धर्मा घाटी। सिक्किम की बात करते हैं तो चुम्बी घाटी और युथांग घाटी। नागालैंड जुकू घाटी। आंध्र प्रदेश अराकू घाटी। तमिलनाडु कम्बम घाटी। केरल की बात करते हैं तो साइलेंट वैली, मौन घाटी और शांत घाटी। ठीक है, अगला है तीनों का एक ही है। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच कुल्लू घाटी है। इसे जो है देवताओं की घाटी भी कहते हैं। मालना घाटी छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। धर्मशाला शहर जो है कांगड़ा घाटी में स्थित है।
बौद्ध का प्रसिद्ध तामो है ना, ताबो मठ जो स्फीति है घाटी में स्थित है। चंद्रा और भागा नदी लाहौल घाटी में निकलती है। चुम्बी घाटी के समीप भारत, भूटान और चीन की सीमा मिलती है। साइलेंट वैली अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के समीप गलवान घाटी स्थित है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है और सिलिकॉन वैली कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे है पठार। देखिए धरातल से ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका आधार विस्तृत हो, शीर्ष सपाट या मेजाकार हो, पठार कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई धरातल से 500 से 600 मीटर होता है। भारत का दक्षिणी भाग जैसे जो है हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यह मुख्यतः पठारी भाग ही है, जिस कारण जो इसे जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार कई पठारों से निर्मित है, इसलिए इसे जो है पठारों का भी पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार त्रिभुजाकार है। इसके अंतर्गत दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दंडकारण्य का पठार इत्यादि आता है। छोटा नागपुर का पठार देखेंगे, यह मूलतः जो है मूलतः झारखंड राज्य में है। यह पठार हजारीबाग के पठार, रांची का पठार तथा राजमहल की पठारी से मिलकर बना है। छोटा नागपुर के पठार में कई सारी नदियां निकलती हैं, जिसमें छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदियां दामोदर नदी, जो कि हजारीबाग के पठार की रांची के पठार से अलग करता है। छोटा नागपुर के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, जो दूसरी सबसे लंबी नदी है। पवित्रता के दृष्टिकोण से इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी, यह जो है आपका छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 1366 मीटर है। यह पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टान आर्कियन क्रम का चट्टान है। भारत का सबसे जो आपका आधुनिकतम या नया चट्टान जो है आपका गोंडवाना क्रम का चट्टान है। भारत का 98% कोयला जो है गोंडवाना क्रम के चट्टान से ही पाया जाता है। चट्टान का निर्माण क्रम से देखा जाए तो आपका आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन है। हिमालय है ना, हिमालय वलित पठार से आपका संबंधित है। यहाँ पर दिखे दिया गया है। इंद्रावती पर्वत जो है आपका छत्तीसगढ़ और मुल्लैम पर्वत जो है आपका गोवा और कलेसर पर्वत जो है हो जाएगा हरियाणा और बेतवा की बात करते हैं यानी बेतला तो आपका झारखंड हो जाएगा। तो ये भी आपका देखिए टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब आते हैं अगले हमारा टॉपिक क्या है देखेंगे। चलिए अगला हमारा टॉपिक देखेंगे तो आपका स्टैटिक जीके है और इसमें देखेंगे तो आपका टाइगर रिजर्व दिया गया है और जो आपका अगला टॉपिक होने वाला है क्वेश्चन बैंक से होने वाला है। पेज नंबर 111 से लेकर के 120 तक देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो ये रहा आपका भारत के बाघ अभ्यारण्य। आप चाहें तो लूसेंट बुक से देख सकते हैं, जियोग्राफी भारत का भूगोल से। देखिए राजस्थान है ना, राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी के प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है आपका नागा अर्जुन सागर श्री सैलम है, आंध्र प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो आपका छोटा बाघ रिजर्व है आपका पेचेनी महाराष्ट्र में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व आपका नामदफा और अरुणाचल प्रदेश में है। देश के 18 राज्यों में जो है बाघ पाए जाते हैं। रेड डाटा बुक की बात करते हैं, सर्वप्रथम 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की संकल्पना किया है या फिर कल्पना किया है। रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दिया गया है जो विलुप्त यानी संकटग्रस्त होने के कगार पर हैं। इनका संकलन ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा जो है किया जाता है। विश्व में प्रथम प्रकाशन जो है 1964 ईस्वी में किया गया था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है भारत के बाघ अभ्यारण्य, राज्य, रिजर्व और घोषणा। तो देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो राज्य और कितने कौन से राज्य में कौन सा बाघ अभ्यारण्य है यह हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे असम की बात करते हैं तो असम में आपका 4 है, मानस, नमेरी, काजीरंगा और ओरंग हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 3 है, नामदफा, पाकोई और कमलांग। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं नागार्जुन श्री सैलम हो जाएगा। बिहार की बात करते हैं तो वाल्मीकि होगा। छत्तीसगढ़ में आप देखिए 3 है, इंद्रावती, आचान कमार और उदंती आपका हो जाएगा। झारखंड में देखेंगे तो आपका 1 है, पलामू और मिजोरम की बात करते हैं इसमें भी आपका 1 है, डंपा। राजस्थान में देखिए 3 है, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा पहाड़ी। कर्नाटक में आपका 5 है, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली, अंसी, ठीक है। और आपका 1 हो जाएगा 2 2 4 एक आपका हो जाएगा बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर हो जाएगा। केरल में आपका 2 है, पेरियार और पारंबिकुलम होगा। एमपी में आपका देखिए 6 है, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना और क्या है दोस्तों आपका
सतपुड़ा हो जाएगा, ठीक है। और 2 2 4 एक आपको हो जाएगा संजय डुबरी होगा। अगला अगला हमारा देखेंगे तो महाराष्ट्र में आपका 6 है, मेलघाट, पेंच, तडोब, अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव और नागजिया और बोर आपका हो जाएगा। और यूपी में देखेंगे तो 3 है, दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत। उत्तराखंड में 2 है, जिम कार्बेट, राजाजी है। पश्चिम बंगाल में आपका 2 है, सुंदरबन, बुक्सा। तेलंगाना में 1 है, कवल। उड़ीसा में 2 है, सिमलीपाल और सतकोसिया आपका हो जाएगा। तमिलनाडु में देखिए 4 है, आप देखेंगे तो काकलड, अन्नामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम। नोट देखिए 1973 ईस्वी में 9 टाइगर रिजर्व थे। श्री सैलम का विस्तार जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा टॉपिक क्या है देख लेते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, यानी अगला हमारा जो सब्जेक्ट है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक बुक देखना है बिहार एसआई का। पेज नंबर 111 से लेकर के 120 तक देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन बैंक का पेज देख लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले की बात करते हैं, रोहतास जो आपका 73.37। पटना की बात करते हैं तो आपका 70.68। भोजपुर जो है आपका हो जाएगा 70.47 होगा। मुंगेर की बात करते हैं तो 70.46 होगा। औरंगाबाद की बात करते हैं 70.32 होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाले जिला की बात करते हैं तो पूर्णिया जो है आपका 59.06। कटिहार की बात करते हैं तो 59.36। और सीतामढ़ी की बात करते हैं तो 60.64। शिवहर जो है आपका हो जाएगा 61.31 आपका हो जाएगा। आगे है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो ये आपको हो जाएगा चाल का ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। दूरी समय ग्राफ है ना, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्षर और दूसरे को यानी दूरी को वाई अक्षर पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही हो, विरामावस्था में इत्यादि। नेक्स्ट है काला शोक किस राजवंश से संबंधित था। देखिए काला शोक की बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा शिशुनाग वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस वंश का संस्थापक जो है शिशुनाग को माना जाता है, इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा है। शिशुनाग वंश का समयावधि की बात करते हैं 412 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईसा पूर्व रहा है। काला शोक का पुराण तथा दिव्यावदान में नाम काकवण मिलता है और इसने जो है वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इससे 28 वर्ष तक जो है शासन किया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ और इसी के समय बौद्ध संघ को जो है 2 भाग यानी स्थवीर तथा महासंधिक में जो है बट गया था। आगे हमारा है कि तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत जो है बनाती हैं जो हैं, तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। देखिए तांबे की वस्तुएं लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर इसकी सतह पर हरे रंग की परत बन जाती है। कॉपर ऑक्सीकरण द्वारा जो है संचारित होता है, जिसमें यह हवा में ऑक्सीजन द्वारा जो है संचारित होता है, जिससे यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसका उदाहरण देखेंगे तो आपका 2Cu+O2 2CuO होगा। कॉपर हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा कोट प्राप्त कर लेता है। यह हरा पदार्थ बेसिन कॉपर कार्बोनेट है। आप इसका एक तरीके से ये सूत्र देख सकते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि क्या है, तो ये आपको हो जाएगा 15,000 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अर्हताओं की पूर्ण करना आवश्यक है, जैसे भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। आगे हमारा है कि एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है। आगे है कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार जो है लॉन्च किया है,
तो ये आपका टाटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक समूह है। टाटा समूह के जनक जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह को आगे ऊंचाइयों पर ले जाने में रतन टाटा जी का जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है या फिर योगदान है। अगला कि लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए जो है अधिक उपयुक्त हैं, तो आंसर हो जाएगा काजू, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इस मिट्टी का विकल्प जो है उन क्षेत्र में होता है जहां उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा के कारण जो है जल के साथ चूना और सिलिका का निक्षारण हो जाता है और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक मिट्टी में शेष बचे रहते हैं। आगे हमारा है बोला कि यह साधारणतः लाल भूरे रंग की होती है एवं मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपथ क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र जैसे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, छोटा नागपुर के पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्रों एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है। द्रव्य अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है क्या, इसको जो है हम निक्षेपण कहते हैं, ये सही होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों निक्षेपण जो है आपका, इसे वाष्प जमाव भी कहते हैं जो किसी ऊर्ध्वपातन के विपरीत होता है। यह एक जो है थर्मोडायनामिक प्रक्रिया है। यह क्या है आपका थर्मोडायनामिक प्रक्रिया है। आगे हमारा है कि पी.आर. श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं, किस खेल से संबंधित हैं, तो ये है आपके हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी। पी.आर. श्रीजेश का पूरा नाम देखेंगे तो परंतु रविंद्रन श्रीजेश है। इनका जन्म केरल में हुआ है। हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का खिताब जो है जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता। यह कलिंगा स्टेडियम यानी उड़ीसा में खेला गया था। हॉकी में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है वो आपका कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है आप यानी पेज आपका थोड़ा सा ब्लर हो गया है। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तब वो डैश, तब देखेंगे तो देखिए अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो है बाध्य है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इसको समझिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसको शुरू से पढ़ लेते हैं, जिसे जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तब वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है, जिसके विभिन्न चरण हैं। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में या फिर किसी भी प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी कुल सदस्य संख्या के आधे या फिर आधे से अधिक तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई या अधिक सदस्यों के समर्थन में ही संविधान संशोधन जो है विधेयक पारित हो सकता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक जो है पेश किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विमान मसौदा अधिनियम 2023, ये जो है सही आंसर होगा। इसको देखेंगे तो देखिए इसके अंतर्गत विमान क्षेत्र से संबंधित नियमों के लिए एवं सरलीकृत दृष्टिकोण लागू किया जाएगा। यह एक्ट मौजूदा विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। वर्तमान में भारत के विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। अगला कि उष्मा गति की द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि, आंसर हो जाएगा किसी उष्मा इंजन की दक्षता जो है 100% नहीं हो सकता है, बी जो है सही आंसर होगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए व्याख्या बात करेंगे हम तो उष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया सकता है। उष्मा गति का द्वितीय नियम किसी उष्मा इंजन की दक्षता किसी प्रशीतक के निष्पादन गुणांक की मूल सीमा निर्धारित करता है। यह नियम बताता है कि उष्मा इंजन की दक्षता कदापि 100% नहीं हो सकती है। इसका तात्पर्य है कि ठंड उष्मा भंडार की मुक्त उष्मा को कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता है। प्रशीतक के लिए द्वितीय नियम यह बताता है कि निष्पादन गुणांक कदापि अनंत नहीं हो सकता है। प्रतिशत में प्रशीतक में कार्यकारी पदार्थ फ्री ऑन गैस ए उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में गैस में अचानक प्रसार होता है, जिसके कारण जो है फ्री ऑन ठंडी हो जाती है तथा वाष्प द्रव्य जो है मिश्रण में रूपांतरित हो जाती है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में
वृद्धि व कमी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, ये जो है सही आंसर होगा। अब इसको समझते हैं। देखिए वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। प्राइस कीमत यहाँ पर देखिए आपका एरो बनाया गया है। मांग शर्त की बात करते हैं तो आय में परिवर्तन न हो, वस्तु साधारण हो, उपभोक्ता की रुचियों आदतों में परिवर्तन न हो। अपवाद की बात करते हैं तो देखिए मांग का नियम घटिया वस्तु यानी गिफिन पर लागू नहीं होता है। युद्ध और आपात की स्थिति में यह नियम जो है लागू नहीं होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 78 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसको समझते हैं कि देखिए भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 75 की बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर जीता। क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2023 का फाइनल जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार विश्व कप जीत लिया। भारत जो है 1983 तथा 2011 में विश्व कप जीता है। इस विश्व कप में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया, जबकि सर्वाधिक विकेट जो है मोहम्मद शमी ने लिया। स्मरणीय है कि विश्व कप 2023 का आयोजन जो है भारत में किया गया। आगे आपका ये सब आपका दिया गया रीजनिंग मैथ का है, तो आगे इसको देख लीजिएगा। मतलब कि पासर व पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ये आपको हो जाएगा बगल और बंधन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया है? तो आपको हो जाएगा डरबन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला है लिखा गया पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? इसका आंसर जो है आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए पॉलीसाइथेमिया में एरिथ्रोसाइट्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या असामान्य रूप से अत्यधिक विकसित होने लगता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है एवं नियमित रक्त प्रवाह अधिक कठिन हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया एक दुर्लभ धीमी गति से बढ़ने वाला रक्त कैंसर है, जिसे माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा है एरिथ्रोसाइट्स। इन्हें लाल रक्त कोशिकाएं या फिर लाल रक्त कोशिका भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं रक्त प्रवाह में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह रक्त में विभिन्न तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक तत्वों के परिवहन एवं वितरण के लिए जो है उत्तरदायी होता है। आगे क्वेश्चन है, बोला कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए जो है किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा धोवन सोडा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा धोवन सोडा। देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O होगा। देखिए साधारणतः इसे जो है साल्वे विधि द्वारा जो है बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जो डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है तथा गर्म करने पर मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। 373 के से उच्च ताप पर मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से शुष्क हो जाता है एवं एक श्वेत रंग के चूर्ण में बदल जाता है, जिसे सोडा ऐश कहा जाता है। इसका उपयोग जो है जल के मृदुकरण, धुलाई एवं निर्मलन में कांच, साबुन, बोरेक्स एवं कॉस्टिक सोडा के निर्माण में, कागज, पेंट एवं वस्त्र उद्योग में और प्रयोगशाला में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में जो है दोस्तों किया जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा सेबी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए इसका उद्देश्य जो है शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को शिक्षित करना है। सेबी का गठन जो है 12 अप्रैल 1988 को हुआ था तथा इससे वैधानिक मान्यता सेबी एक्ट 1992 द्वारा जो है प्रदान किया गया है। सेबी का अध्यक्ष की बात करते हैं तो माधवी पुरी बुच यानी प्रथम महिला अध्यक्ष। सेबी का मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई में है। सेबी के पहले अध्यक्ष जो है डॉक्टर A.S. दवे थे। अगला है कैंसो यानी सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया
प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ जो है आयोजित किया गया था? तो ये आपको हुआ था बाली, इंडोनेशिया। ये जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक अधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, माफ कीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्राधिकार होगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा और निरीक्षण क्षेत्राधिकार हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। यहाँ पर कुछ दिया गया, समझ लेते हैं। जैसे उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ, जैसे मूल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है रीट अधिकारिता, उसके बाद निरीक्षण संबंधित अधिकारिता, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ। जैसे देखिए मूल या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, क्षेत्राधिकार, तो ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं जब नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले हो। अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। आगे प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। देखिए ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में है। एक समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 44 में है। और कृषि और पशुपालन की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा दोस्तों कृषि एवं पशुपालन जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 48 में हो जाएगा, है ना, अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 40 में गया था, थोड़ा सा मिलाने में दिक्कत हुआ है। बाकी न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथककरण है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे आपका ग्राम पंचायत जो है अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 की बात करते हैं, कुछ दशाओं में विशेष बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, आवश्यकता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। और अनुच्छेद 42 की बात करते हैं, कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुधार हेतु सहायता का उपबंध हो जाएगा। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं, कर्मचारियों को निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का जो है विकास हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी और पूर्वी घाट हो जाएगा। डी जो है सही आंसर होगा। भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग निम्न है, जैसे उत्तर के विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियासिन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए विटामिन की बात करते हैं, सन 1881 में ल्यूनिन है ना, लूनिन ने विटामिन की खोज की। और इसके बाद 1897 में इचकमान ने लूनिन की खोज का समर्थन किया और पता लगाया कि बेरी रोग आहार में पॉलिश किए गए चावल की बहुआयात से होता है। इसी ज्ञान के आधार पर हॉपकिंस एवं फंक ने विटामिन मत प्रस्तुत किया और इसमें बताया कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी से होता है। फंक ने ही 1912 में सबसे पहले विटामिन का नाम उपयोग किया था। फंक ने जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिनों का पता चला है, जिसमें 13 हमारे भोजन में होना आवश्यक है। जैसे इन्हें 2 प्रमुख श्रेणी में जो है बांटा गया है, जैसे जल में घुलनशील और विटामिन में। जैसे विटामिन की बात करते हैं तो देखिए जल में घुलनशील आपका जो है विटामिन बी और सी है ना, और वसा में बात करते हैं तो आपका विटामिन ए, डी, ई के। विटामिन के स्रोत उनके कार्य तथा उनकी कमी से होने वाले रोग से संबंधित हैं। दोस्तों थोड़ा वो देखिए बारिश हो रहा है, उसकी वजह से आपको साउंड बाहर से आ रहा होगा, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। देखिए तटीय मैदान का विभाग है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट हो जाएगा। देखिए एडुटेरिया का करंट अफेयर आपका मार्केट में बुक लॉन्च कर दिया गया है। कल हो सके तो आपको, या फिर आज शाम हो सके तो आपको मास्टर वीडियो जो है आपका 750 क्वेश्चन जो भी है MCQ का आ जाएगा। भारत के तटीय मैदान के 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक संकरी जलोढ़ पट्टी है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाग की बात करते हैं, देखिए कोंकण तट की बात करते हैं, गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान। कन्नड़ तट की बात करते हैं, गोवा से मंगलुरु तट का तटीय मैदान हो जाएगा। और मलाबार तट की बात करते हैं तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान हो जाएगा। आगे प्रश्न है पालनी क्या है? देखिए पालनी की बात करते हैं तो आपका वर्षा जल हो जाएगा, ए होगा। राजस्थान में वर्षा जल को पालर
पानी कहा जाता है। ए जो है सही होगा। 64 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बोला कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन जो है किया गया है। तो आंसर आपका अनुच्छेद 324 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं में देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का जो है संचालन करता है। निर्वाचन आयोग का कार्य एवं कार्यप्रणाली। देखिए निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचन का प्रक्षेपण, निर्देशन तथा आयोजन करवाएं। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा यानी संसद, राज्य विधानसभा का जो है चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय शासन विषय है। देखिए स्थानीय शासन विषय है तो ये आपका राज्य सूची का है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां तथा संघ राज्य यानी संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई है, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची 3 सूचियों में सबसे बड़ी होती है। इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। इसमें 97 विषयों की सूचीबद्ध जो है दोस्तों किया गया है। देखिए राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र के तहत विषयों का वर्णन करती है। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची उस विषयों का वर्णन करती है जो राज्यों के केंद्र संयुक्त अधिकार क्षेत्र के तहत जो है इसमें 52 विषय हैं।